आज हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। सन 1643 से लेकर के सन 1843 के बीच के समय को रीतिकाल के नाम से जाना गया है। इस काल में चूंकि रीत से संबंधित ग्रंथों की अत्यधिक रचना हुई थी, इस नाते इस काल को रीतिकाल भी कहा जाता है। अब बात आती है कि रीत क्या है। रीत जो है काव्य के शोभाकारक शब्द है, यानी कि इसमें कविताओं के शोभाकारक शब्द है, जिसके माध्यम से कविताओं की सुंदरता शोभा बढ़ती है, उसे हम रीत कहते हैं। काव्य के शोभाकारक तत्वों में जो है रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि आती हैं। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल के काव्यों में कविता की आत्मा को छोड़ करके कविता के शरीर पर अधिक ध्यान दिया गया, यानी कि कविता को सजाने संवारने में अत्यधिक ध्यान दिया गया, बल्कि कविता के भाव पक्ष की पूरी तरह से अवहेलना कर दी गई। कविता की कला पक्ष पर ही जो है अधिक ध्यान दिया गया, यानी कि रीतिकाल के अधिकांश कवि होने के साथ साथ आचार्य या शिक्षक भी थे। उन्होंने जो है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय नियमों का अनुसरण किया। जिस तरह से संस्कृत के काव्य शास्त्रीय नियमों में जो है एक विशिष्ट मानदंड के आधार पर उन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना हुई है और उसमें उन नियमों का जो है अवहेलना नहीं किया गया है, उसी तरह से इन रीतकालीन कवियों ने जो अपने को कवि और आचार्य दोनों कहलाना जो है अधिक पसंद करते थे, काव्य शास्त्रीय परिपाटियों और नियमों का भी परिपालन करने का पूरा प्रयास किया। तो इस समय जो है नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, नायिकाओं की अंग प्रत्यंग की सुंदरता का वर्णन और जो है रस, छंद, अलंकार के सभी भेदों का एक नियम के अनुसार वर्णन किया गया। हम जानते हैं कि इस काल में जो है उत्तरी भारत पूरी तरह से शांत हो गया था, क्योंकि देश के केंद्रीय सत्ता के प्रतिष्ठानों पर विदेशियों का शासन पूरी तरह से स्थापित हो गया था। छोटे छोटे जो देशी राजा थे वे पूरी तरह से अपनी स्वाधीनता गंवा बैठी और चूंकि युद्ध न होने के कारण राजा अत्यधिक भोग विलास में रत रहने लगे और भोग विलास में रत होने के कारण इनके दरबार में जो रहने वाले कवि थे, उन कवियों ने भी यह प्रयत्न किया कि राजाओं की इच्छा और मनोदशा के अनुसार कविताओं की रचना किया जाए, जिससे एक तो उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और दूसरे राजा उनको जो है पुरस्कृत करेगा। इस नाते इन कवियों ने जो है राजाओं की कामुकता को और बढ़ाने के लिए स्त्री को सिर्फ भोग विलास के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। वास्तव में इस युग में स्त्रियों की सामाजिक दशा भी यही थी कि स्त्रियां पूजने के नहीं बल्कि भोगने की वस्तु समझी जाने लगी थी। और इस नाते इस काल के कवियों ने जो है स्त्रियों के नक्सिक वर्णन, यानी कि नख से लेकर सिर तक एक एक अंग प्रत्यंगों की कामुकतापूर्ण वर्णन किया, जिससे इनके आश्रयदाता राजा प्रसन्न होकर के जो है इनको पुरस्कार दे सके। ऐसे में जो है ये बात आ जाती है कि रीतिकाल के कवियों में क्या सिर्फ एक कामुकता पूर्ण वर्णन ही हो रहे थे या कुछ अन्य वर्णन भी हो रहे थे। तो उसमें आता है कुछ कवियों ने जो है राज दरबार में रहने के कारण राज दरबारी परंपराओं में पूरी तरह से परंगत हो गई थी, राज दरबारों के दांव पेच से पूरी तरह से परंगत हो गए थे। इस नाते इन कवियों ने जो है अपने दोहों या कविताओं में राज दरबार के
इन परंपराओं का भी जो है उल्लेख किया, सामाजिक विकृतियों का भी उल्लेख किया, ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी से संबंधित चीजों का भी उल्लेख किया। इन कवियों में प्रमुख रूप से कवि बिहारी का नाम जो है आता है। इसके साथ ही साथ कवियों ने पूरी तरह से संस्कृत के आचार्यों का अनुसरण करते हुए नायक भेद और नायिका भेद का वर्णन किया, और इन नायक भेद नायिका भेद के माध्यम से नायक नायिकाओं की कामुकतापूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करके अपने आश्रयदाता राजाओं को पूरी तरह से जो है आकर्षित करने का प्रयास किया। अब ये आता है कि नायिका भेद क्या है। तो नायिका भेद जो है, नायिका भेद को संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का चूंकि पूरी तरह से काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का अनुसरण किया गया था, इस नाते नायिका भेद में जो सबसे सामान्य स्वीकृत बात है वे है कि नायिकाओं के 3 भेद मुख्य रूप से बताए गए, जिसमें स्वकीय, परकीय तथा सामान्य, ये नायिकाओं के भेद थे। और इस प्रकार इन्होंने जो है नायक नायिकाओं के भेद से जो है अपने काव्य में प्रस्तुत किया। अब इसके बाद आता है कि रीतकालीन कविता को कितने भागों में बांटा गया है। तो रीतकालीन कविता कवियों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतमुक्त। रीतिबद्ध यानी कि रीतिबद्ध वे कवि रहे हैं जिन्होंने रीत की पूरी तरह से परंपराओं का अनुसरण करके रीत ग्रंथों की रचना किया, रीत ग्रंथों की रचना किया। और जो है इसमें इन्होंने जो है रीत ग्रंथों की रचना के साथ साथ अपनी कविताओं का भी रचना किया, लेकिन ये आचार्य कवि ही कहलाई, जिसमें जो है चिंतामणि, मतिराम भूषण, भिखारीदास और राजा जसवंत सिंह। इसके बाद दूसरा आता है रीत सिद्ध। रीत सिद्ध के प्रमुख कवि हैं कवि भिखारीदास, रीत सिद्ध के प्रमुख कवि हैं कवि बिहारी लाल। कवि बिहारी लाल रीत सिद्ध शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस शाखा के कवियों ने रीति ग्रंथों का अनुसरण तो नहीं किया, लेकिन अपनी कविताओं में जो उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखे थे उनमें रीत की परिपाटियों का उल्लेख जरूर किया। फिर तीसरा हम आते हैं रीतमुक्त धारा। रीतमुक्त धारा वह है जिसमें कवियों ने अपनी स्वतंत्र मनोवृत्तियों के आधार पर अपनी कविताओं की रचना किया, यानी कि इन्होंने न तो रीत की परंपरा का ही पालन किया और न ही रीत ग्रंथों के आधार पर अपनी रचनाओं को रचा। इन कवियों में रूप से घनानंद, आलम और बोधा आते हैं। अब हम देखते हैं रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं क्या है। तो इसमें नंबर 1 आता है नक्सिक वर्णन, यानी कि इस काल के कवियों ने नायिका की सुंदरता के वर्णन पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने नायिका के नख से लेकर के सिख तक यानी सिर तक उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग की सुंदरता का वर्णन किया। दूसरा हम आते हैं नायिका भेद। नायिका भेद में यानी कि कवियों ने जो है नायिकाओं के भेदों का भी वर्णन किया, जिसमें कई प्रकार के नायिकाओं को उन्होंने बताया, जिसमें जो है स्वकीय, परकीय तथा सामान्य 3 प्रकार की नायिकाएं हैं। तीसरा आता है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इस युग के कवियों ने जो है लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, यानी कि उन ग्रंथों में इन्होंने काव्य शास्त्री परिपाटियां, मर्यादाओं का पूरी तरह से इन्होंने जो है पालन किया। चौथा आता है अलंकारिता। इस काल के कवियों ने काव्य को सजाने संवारने पर अधिक ध्यान दिया, और काव्य के सजाने संवारने के लिए अलंकार का उसमें प्रमुख स्थान है। अतः इस काल के कवियों ने अपनी अलंकार के द्वारा कविता को अधिक और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया। इस नाते इस काल में जो है उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। फिर हम आते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग। इस काल में कविता की मुख्य भाषा ब्रज भाषा रही है।
यानी कि इस काल की कवियों ने अपनी भाषा में ब्रज भाषा को प्रयोग किया, अपनी कविताओं का माध्यम ब्रज भाषा को बनाया और ब्रज भाषा की मधुरता के द्वारा अपने काव्य में जो है मधुरता और रसिकता का समावेश किया। छठवां आता है मुक्तक कवि। इस काल के कवियों ने जो है प्रबंध काव्य की रचना नहीं किया, बल्कि मुक्तकों यानी कि दोहा, सोठा, चौपाई इत्यादि के रूप में जो है छोटे छोटे रूप में जो है अपने काव्यों की रचना किया, जो किसी जो है महाकाव्य या खंड काव्य न होकर के एक मुक्तक के रूप में था। यानी कि एक दोहा का संबंध दूसरे दोहा से नहीं था, वो सर्वथा एक दूसरे से भिन्न थे। फिर हम आते हैं वीर रस का प्रभाव। यदि हम देखते हैं कि इस काल के कवियों ने जो है अधिकतर श्रृंगार रस पर ही जोड़ दिया, लेकिन भक्ति काल में जो आदिकाल या वीर गाथा काल के वीर रस की परंपरा पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। रीत काल आते ही कुछ कवियों ने इस काल में भी जो है वीर रस का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया, जिसमें महाराजा शिवाजी और महाराज छत्रसाल के दरबारी कवि भूषण का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। भूषण ने अपने इन आश्रय दाता राजाओं की वीरता का वर्णन जो है शिवाबावनी और छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों में किया। आठवां है लौकिक श्रृंगारिकता। यानी कि इस काल के कवियों ने जो है श्रृंगार रस में पूरी तरह से लौकिकता का वर्णन किया। यानी कि इनकी श्रृंगारिकता में भगवान या ईश्वरीय श्रृंगारिकता या सुंदरता का कोई समावेश नहीं था, जैसा कि भक्ति काल में था। इस काल के कवियों ने जो है अपने श्रृंगारिकता में मूल रूप से जो है लौकिक श्रृंगारिकता यानी कि नायक नायिका के श्रृंगारिकता सुंदर तत्वों शरीर का नक्शिक वर्णन का जो है ही उल्लेख किया, न कि ईश्वरीय सुंदरता का उल्लेख किया। यानी कि इनकी सुंदरता का ईश्वरीय सुंदरता या अलौकिक सुंदरता से कोई लेना देना नहीं था। इनकी सुंदरता मानव शरीर की सुंदरता थी, भोग विलास को आकर्षित करने वाली की सुंदरता थी। तो इस तरह से हमने रीतकाल के बारे में जो है आपको जानकारी दी। आप लोग इसको सही ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, फिर इस पर चिंतन मनन कीजिएगा। धन्यवाद।